नमस्कार दोस्तों, स्क्वेनेस पार्ट सेकंड की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में हम विषमता का माप किस प्रकार से किया जाता है, अर्थात विषमता के कौन कौन से माप हैं, निरपेक्ष और सापेक्ष माप है, उसके बारे में जानेंगे। इसके बाद विषमता को मापने की कौन कौन सी विधियां हैं, जिसमें मुख्य रूप से कार्ल पियर्सन का माप है, बाउले का माप है, परिघातों का माप है और जो केली का माप है का अध्ययन हम करेंगे। और इसके बाद विषमता और अपकिरण में क्या अंतर है उस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि विषमता का माप किस प्रकार से किया जाता है। विषमता के दो माप होते हैं। पहला निरपेक्ष माप या एब्सोल्यूट मेजर कहा जाता है, जो कि यूनिट फ्री नहीं होता है, अर्थात तुलना योग्य नहीं होता है, जिससे केवल हमें यह जानकारी मिलती है कि विषमता की मात्रा कितनी है और विषमता धनात्मक है अथवा ऋणात्मक है। तो इस माप से जो हमें जानकारी मिल रही है, निरपेक्ष माप से, वो विषमता की कुल मात्रा कितनी है और ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसके प्रकृति की जानकारी मिलती है। दो या दो से अधिक समक श्रेणियों की तुलना में ये उपयुक्त नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब इसका जो आंसर हमें स्क्वेनेस का जो मिलता है वो यूनिट फ्री नहीं होता है, इसलिए हम तुलना नहीं कर सकते। दूसरा जो माप होता है रिलेटिव मेजर, सापेक्ष जो माप है, और उसमें हम विषमता गुणांक का अध्ययन करते हैं और विषमता गुणांक यूनिट फ्री होता है, इसलिए दो या दो से अधिक जब कोई डेटा सीरीज होती है तो उसका हम आसानी से तुलनात्मक अध्ययन वो कर सकते हैं, क्योंकि वो यूनिट फ्री होते हैं विषमता गुणांक। तो विषमता के माप की दो विधियां होगी, निरपेक्ष माप और सापेक्ष माप। इसके बाद में विषमता को मापने की जो विधियां हैं, जो चार प्रकार की जो विधियां हैं, उनमें प्रत्येक में हम निरपेक्ष माप और सापेक्ष माप का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जो विषमता के मापने की जो विधि है, उसमें हम कार्ल पियर्सन का जो मेथड है उसका हम अध्ययन करेंगे। कार्ल पियर्सन का माप जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस माप का जो सबसे पहले प्रयोग है वो कार्ल पियर्सन के द्वारा ही किया गया था, क्योंकि उनका प्रतिपादन उन्हीं के द्वारा किया गया था, तो इसलिए इसे कार्ल पियर्सन का माप भी कहा जाता है और इसे विषमता का प्रथम माप भी कहा जाता है। विषमता का प्रथम माप इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले विषमता का जो मापने का जो मेथड है वो कार्ल पियर्सन के द्वारा ही दिया गया था, तो इसलिए इसे विषमता का प्रथम माप भी कहा जाता है। कार्ल पियर्सन ने विषमता को मापने के लिए दो माप प्रयुक्त किए थे। कार्ल पियर्सन का जो प्रथम माप है, जब बहुलक स्पष्ट हो, जब बहुलक स्पष्ट हो, अर्थात जिसमें हम आसानी से बहुलक को हम निर्धारित कर सकें, तो वहाँ पर प्रथम माप को काम में लेते हैं। और जब बहुलक अस्पष्ट होता है तो हम कार्ल पियर्सन का जो द्वितीय माप है उसको काम में लेते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कार्ल पियर्सन का जो प्रथम माप है उसमें किस प्रकार से विषमता का माप किया जाता है। जैसा कि हमने इससे पहले अध्ययन किया था कि विषमता के दो माप होते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। तो इसमें दोनों मेथड, दोनों जो माप है वो साथ साथ हम समझाएंगे प्रत्येक विधि के अंतर्गत। तो यहाँ पर स्क्वेनेस विषमता है, ये एब्सोल्यूट मेजर है और इसका जो कैलकुलेशन कार्ल पियर्सन के द्वारा किया गया था कि समांतर माध्य के अंदर, समांतर माध्य में यदि हम बहुलक को घटा दें तो हमें विषमता प्राप्त हो जाती है, अर्थात x बार माइनस जेड से हमें स्क्वेनेस विषमता मिल जाएगी और यह जो माप है वो एब्सोल्यूट मेजर है। और यदि हम रिलेटिव मेजर ज्ञात करना हो, जो कि विषमता गुणांक होता है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्वेनेस होता है, और इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो एब्सोल्यूट जो मेजर हमने कैलकुलेट किया है उसको डिवाइड कर देते हैं, किससे? स्टैंडर्ड डेविएशन से, ST स्टैंडर्ड डेविएशन, अर्थात परमाप विचलन का भाग लगा देते हैं और विषमता गुणांक को हम व्यक्त करते हैं J के द्वारा व्यक्त किया जाता है।
तो मीन अर्थात समांतर माध्यम में हम बहुलक को घटा देंगे और जो डिफरेंस हमें मिलेगा उसमें हम परमापचलन का भाग लगा देते हैं, तो हमें कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस मिल जाता है। तो इस प्रकार से हम विषमता गुणांक को कार्ल पियर्सन के मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। समांतर माध्य, बहुलक और परमापचलन कैसे ज्ञात किया जाता है, इसके संबंध में आप अपकिरण और सेंट्रल टेंडेंसी की वीडियो आप देख सकते हैं। इसके बाद जब बहुलक अस्पष्ट हो तो हम किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, इसके साथ ही कोफिशिएंट ऑफ जो स्क्यूनेस है इसकी जो रेंज है वो ±1 होती है, अर्थात -1 से लेकर के +1 तक की होती है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की जो रेंज है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कार्ल पियर्सन की जो विषमता का जो माप है उसमें विषमता गुणांक की जो रेंज है वो कितनी होती है, तो ये -1 to +1 तक होती है जब बहुलक स्पष्ट हो। और जब बहुलक अस्पष्ट हो तो हम किस प्रकार से कैलकुलेशन करेंगे, अर्थात बहुलक अस्पष्ट होने पर यहाँ पर जो मेथड काम में लेंगे, स्क्यूनेस इक्वल मीन माइनस मोड। मोड तो जब हम कैलकुलेट आसानी से कर सकते थे, और अब बहुलक क्या है, अस्पष्ट है, अर्थात बहुलक हमारे पास नहीं है, तो हम किसको लेस करेंगे यहाँ पर, मीडियन अर्थात मध्यका के माध्यम से ज्ञात करेंगे। तो ये सेकंड मेथड है। तो स्क्यूनेस के अंदर हम इक्वल 3 मीन माइनस मीडियन अर्थात समांतर माध्यम में मध्यका को घटा देंगे और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें विषमता प्राप्त हो जाएगी, अर्थात विषमता का जो एब्सोल्यूट जो मेजर है वो हमें प्राप्त हो जाएगा, निरपेक्ष माप। ये जो फॉर्मूला है यह है समांतर माध्य, मध्यका और बहुलक के मध्य जो संबंध है उस संबंध पर आधारित है। और कोफिशिएंट अगर हमें कैलकुलेट करना है स्क्यूनेस का, तो यह जो हमने स्क्यूनेस कैलकुलेट की है उसको हम डिवाइड कर देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन से। जिस प्रकार से यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का भाग लगाया, ठीक इसी प्रकार से इसमें भी हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन का भाग लगा देंगे, तो हमें इसका कोफिशिएंट हमें मिल जाता है। तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस प्रकार से हमें इसमें भी कोफिशिएंट मिल जाता है। और इसकी जो रेंज होगी वो ±3 होगी, इसकी जो रेंज है वो ±3 इसकी रेंज होती है, यहाँ पर 1 होती है। तो यहाँ पर कन्फ्यूज में होने की आवश्यकता नहीं है कि यदि बहुलक स्पष्ट है तो हम वहाँ बहुलक को काम में लेते हैं और उसकी जो रेंज है कोफिशिएंट की रेंज ±1 होती है। और जब बहुलक स्पष्ट नहीं हो अर्थात मोड इलनेस हो, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, जो सेकंड जो मेजर है कार्ल पियर्सन का उसको हम काम में लेंगे और वहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की जो रेंज होगी वो +3। तो ये कार्ल पियर्सन का जो मेथड है और इसे विषमता का प्रथम माप कहा जाता है। इसके बाद में हम जो सेकंड जो माप है बाउले का जो माप है उसके बारे में हम जानते हैं। इस माप का प्रतिपादन डॉक्टर A.L. बाउले के द्वारा किया गया था, इसलिए उनके नाम के आधार पर इसे बाउले का माप, बाउलेज मेजर कहा जाता है। इसे विषमता का द्वितीय माप भी कहा जाता है, क्योंकि कार्ल पियर्सन का माप इससे पहले दिया गया था, इसलिए उसको प्रथम माप, और इसके बाद में बाउले का माप दिया गया था बाउले के द्वारा, तो इसे विषमता का द्वितीय माप भी कहा जाता है। यह जो बाउले का जो माप है ये चतुर्थकों पर आधारित है, अर्थात मध्यका और चतुर्थकों पर आधारित है, मीडियन और क्वार्टिल्स पर है। तो यह मध्य की 50% मदों पर आधारित है, क्योंकि ये मध्यका और चतुर्थकों पर आधारित है, और इसलिए ये 50% मदों पर आधारित है। क्योंकि इसका जब अभी हम इसका फॉर्मूला देखेंगे तो इसे स्पष्ट हो जाएगा कि ये 50% मदों पर आधारित है। देखिए अभी हम इसका जानते हैं, मध्यका से प्रथम और तृतीय चतुर्थकों का अंतर यदि समान है तो विषमता का अभाव होता है। मध्यका से प्रथम चतुर्थक का और तृतीय चतुर्थकों का अंतर समान है कि मध्यका में एक बार हम प्रथम चतुर्थक घटा दें, जो अंतर हमें मिलेगा वह अंतर यदि तृतीय चतुर्थक में मध्यका घटाने पर जो मिले वो बराबर हो तो विषमता नहीं होगी, और यदि अंतर समान नहीं है तो फिर वहाँ पर विषमता पाई जाती है। जिससे कि यहाँ पर ये निरपेक्ष जो माप का ये फॉर्मूला दिया गया है बाउले के द्वारा कि Q3 माइनस
m अर्थात तृतीय चतुर्थक में हमने मध्यका को घटाया, और मध्यका में यदि प्रथम चतुर्थक को घटा देते हैं तो यहाँ जो डिफरेंस आएगा, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, और उनको यदि आपस में घटाएं और वो जीरो मिले तो इसका अर्थ विषमता नहीं होगी, और यदि यहाँ पर जीरो नहीं आएगा तो उसमें विषमता पाई जाएगी। तो Q3 प्लस Q1 माइनस 2m, इसी को ही सरल करके लिखा गया है। Q3 यहाँ माइनस Q1 है तो उस तरफ जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो Q3 प्लस Q1 माइनस का m और माइनस का m तो माइनस के 2m। तो ये फॉर्मूला भी विषमता का ही है, बाउले के द्वारा दिया गया, इसी का ही सरल रूप है। यहाँ पर जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे थे कि यह मध्य के 50% मदों पर आधारित है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि Q3 जो कि 75% को इंडिकेट करता है, मदों को इंडिकेट करता है, और Q1 25% को इंडिकेट करता है। तो Q1 से जो कम है 25% या उससे जो कम है उसको ये छोड़ देता है, और Q3 जो कि 75 से जो एबो के जो आइटम्स है उनको भी ये छोड़ देता है। तो ये दोनों ओर एक डेटा सीरीज के दोनों ओर के जो एक्सट्रीम वैल्यू है वो दोनों तरफ से 25% को इग्नोर कर देता है। तो बीच के जो 50% वैल्यू है उन्हीं पर ये आधारित होता है बाउले का माप। तो ये 50% मदों पर आधारित है। अब यदि हमें कोफिशिएंट ऑफ एस्क्यूनेस कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे कि Q3 प्लस Q1 माइनस 2m को डिवाइड कर देंगे Q3 माइनस Q1 के द्वारा। तो यही यहाँ पर ये जो एब्सोल्यूट मेजर का फॉर्मूला दिया गया है, और इसमें हमने क्या किया, प्लस यहाँ कर दिया। तो अब इसको अगर सिंपल रूप में इसको हम यदि लिखते हैं तो Q3 और यहाँ पर माइनस Q1, और माइनस m और प्लस m दोनों एक दूसरे से क्रॉस हो जाते हैं, तो यहाँ Q3 माइनस Q1, तो ये कोफिशिएंट का ये फॉर्मूला हो जाता है। तो बाउले का जो माप है उसमें जो इम्पोर्टेंट है, इसे विषमता का द्वितीय माप कहा जाता है। यह माप मध्यका और चतुर्थकों पर आधारित होता है, और इसका जो फॉर्मूला है वो निरपेक्ष माप का ये है Q3 प्लस Q1 माइनस 2m, और गुणांक का जो फॉर्मूला है वो एब्सोल्यूट में डिवाइड कर देते हैं Q3 माइनस Q1 से। Q3, Q1 और m किस प्रकार से कैलकुलेट किए जाते हैं ये आप सेंट्रल टेंडेंसी की जो वीडियोज है वहाँ पर आप देख सकते हैं, जहाँ पर मध्यका और जो विभाजन मूल्य है किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है के संबंध में विस्तार से बताया गया है। नेक्स्ट जो विषमता का जो माप आता है वो परिघातों पर आधारित आएगा, और जैसे इसमें जो रेंज है वो प्लस माइनस 1 होगी इसकी रेंज। तो तीसरा जो माप है वो परिघातों पर आधारित है, और अर्थात मोमेंट्स बेस्ड ये मेजर है। इसके अंतर्गत जो अपकिरण की जो घात है उनके आधार पर कोफिशिएंट ऑफ स्क्वेनेस का कैलकुलेशन किया गया है। तो अपकिरण की घातों पर आधारित है। इसके अतिरिक्त ये इसका निरपेक्ष माप, प्रत्येक मेथड में हमने दोनों मेजर कैलकुलेट किए हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। तो एब्सोल्यूट जो मेजर कैलकुलेट करते हैं वो अपकिरण की तृतीय घात का घनमूल होता है। अपकिरण की तृतीय घात का यदि हम घनमूल कैलकुलेट कर लें, क्यूब रूट कैलकुलेट अगर हम कर लेते हैं तो वो निरपेक्ष माप होगा, और इसको यदि हम स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देते हैं तो हमें विषमता गुणांक प्राप्त हो जाता है। इसे विषमता का तृतीय माप भी कहा जाता है, क्योंकि जो प्रथम माप कार्ल पियर्सन का हो गया, उसके बाद में जो सेकंड जो मेजर इसमें मेथड आता है वो बाउले का आता है, और थर्ड जो मेथड है वो मोमेंट्स मेजर आता है। तो इसलिए इसे विषमता का तृतीय माप कहा जाता है। इसकी कैलकुलेशन है वो कठिन है, क्योंकि इसमें घनमूल कैलकुलेट करना होता है, इसलिए इसका व्यावहारिक दृष्टि से इसका उपयोग कम किया जाता है। इसका जो फॉर्मूला है वो आप देख सकते हैं। इसका SK3, SK का तात्पर्य स्क्वेनेस से है, 3 अर्थात ये विषमता का थर्ड मेजर है, इसलिए यहाँ पर 3 लगाए गए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्यूब रूट ऑफ समेशन d³ डिवाइडेड बाई n
से कैलकुलेट हम जब करते हैं तो ये एब्सोल्यूट मेजर व्यक्तिगत श्रेणी में हमें मिलता है, और खंडित और सतत श्रेणी अर्थात डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज यदि होती है तो वहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी को इसमें काम में लिए है। तो इस प्रकार से इसमें हम एब्सोल्यूट मेजर कैलकुलेट कर सकते हैं। और यदि इस एब्सोल्यूट मेजर को डिवाइड कर दें हम किससे, स्टैंडर्ड डेविएशन से, तो हमें कोफिशिएंट ऑफ स्क्वेनेस मिल जाता है। इसी प्रकार से इस एब्सोल्यूट मेजर को हम डिवाइड कर देते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन से, तो यहाँ भी हमें कोफिशिएंट ऑफ स्क्वेनेस प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्यूब रूट हमें कैलकुलेट करना होता है। तो ये कैलकुलेशन है वो कुछ कॉम्प्लेक्स हो जाती है, जटिल हो जाती है, इसलिए इसका व्यावहारिक दृष्टि से जो उपयोग होता है वो कम किया जाता है। इसके बाद में जो विषमता का अंतिम जो मेजर है, मेथड है, वो जो मेथड केली का मेथड आता है। और ये जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि ये केली के द्वारा सबसे पहले काम में लिया गया था, तो इसलिए इसको केली का मेथड कहा जाता है। यह जो माप है वो परसेंटाइल और डेसिल पर आधारित है, अर्थात शतमक और दशमक पर आधारित है। यह माप कार्ल पियर्सन और बाउले के माप का मध्य मार्ग है। कार्ल पियर्सन और बाउले के माप का मध्य मार्ग है। अब मध्य मार्ग किस प्रकार से है, इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार से है कि कार्ल पियर्सन का जो मेथड है वह सभी पद मूल्यों पर आधारित होता है, अर्थात 100% मूल्यों पर आधारित होता है। एक डेटा सीरीज के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ दी गई है उस सभी वैल्यूज़ पर बेस्ड होता है। और बाउले का जो मेजर है वो है केवल 50% मदों पर ही आधारित है, अर्थात डेटा सीरीज के दोनों और 25% एक्सट्रीम वैल्यू है उसको इग्नोर कर देता है, छोड़ देता है। यहाँ पर जो केली का जो मेजर है यह 80% जो आइटम्स है उस पर बेस्ड होता है, अर्थात ये दोनों और डेटा सीरीज के 10% जो एक्सट्रीम वैल्यू है उसको इग्नोर कर देता है। तो बाउले 50%, कार्ल पियर्सन का वो 100% आइटम्स पर बेस्ड है, और ये केली का जो मेजर है वो 80% पर बेस्ड है। इसलिए इसे कार्ल पियर्सन और बाउले के माप का मध्य मार्ग कहा जाता है। तो देखिए कि कार्ल पियर्सन का माप है वो 100% अर्थात 100% मदों पर आधारित है, बाउले का माप है वो 50% पर आधारित है, जबकि केली का जो माप है वो 80% मदों पर आधारित है। और इसमें श्रेणी के दोनों ओर अर्थात जो डेटा सीरीज के दोनों ओर 10% चरम मूल्य जो एक्सट्रीम वैल्यू है उसको इग्नोर कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। इसका फॉर्मूला देख लीजिए आप। एब्सोल्यूट जो मेजर है कैलकुलेट करने के लिए P90 प्लस P10 माइनस 2P50, P90 अर्थात ये 90वां शतमक में यदि हम ऐड कर दें 10वां शतमक, तो इसमें 10वां शतमक से जो कम की वैल्यू उनको इग्नोर कर दिया गया आइटम्स को, और 90 से जो एबो के वैल्यूज है उसको इग्नोर कर दिया। तो दोनों तरफ से क्या 10% एक्सट्रीम वैल्यू को छोड़ देता है, तो इसलिए 80% पर आधारित है। -2 इंटू P50 का तात्पर्य यहाँ पर है कि 50वां शतमक है की वैल्यू हम रख करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ ही ये दशमक पर भी आधारित है, D अर्थात डेसिल दशमक, तो D9 प्लस D1 माइनस 2D5 अर्थात 5वां दशमक को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें घटा देते हैं, तो हमें एब्सोल्यूट मेजर है वो मिल जाता है केली के फॉर्मूले के आधार पर हमें। तो ये निरपेक्ष माप है जो हम इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसको एस के लिख करके और स्मॉल में P भी लिख सकते हैं। P का तात्पर्य यहाँ पर है कि परसेंटाइल के बेस पर आधारित है, जो कि केली का ये माप है। कोफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि P90 प्लस P10 माइनस 2P50 को डिवाइड कर देंगे P90 माइनस P10 से, तो हमें कोफिशिएंट मिल जाएगा। जे के साथ में P लिखा गया, P का तात्पर्य परसेंटाइल पर बेस्ड है। और D9 प्लस D1 माइनस 2D5 डिवाइडेड बाई D9 माइनस D1 अर्थात जो यहाँ पर दिया गया उसको एब्सोल्यूट मेजर को डिवाइड किया हमने D9 माइनस D1 से, तो हमें कोफिशिएंट इसका हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम एब्सोल्यूट मेजर और कोफिशिएंट ऑफ स्क्वेनेस कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है वो यहाँ पर नहीं दिया गया है, क्योंकि परसेंटाइल और डेसिल है दोनों का जो कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाता है, ये कैलकुलेशन आपको सेंट्रल टेंडेंसी के
पार्टीशन वैल्यू का जो वीडियो है वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं और उसके आधार पर जो एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेजर के जो फॉर्मूलाज है उनको काम में लेते हुए आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके बाद में हम जान लेते हैं कि विषमता में और अपकिरण में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर है। देख लीजिए यहाँ पर कि आधार प्रकृति के आधार पर दोनों में क्या अंतर है, अर्थात अपकिरण में किसका अध्ययन किया जाता है और विषमता में किसका अध्ययन किया जाता है। तो अपकिरण के अंतर्गत हम जब अध्ययन करते हैं वो समंग श्रेणी के विभिन्न पद मूल्यों के बिखराव या फैलाव की जानकारी हमें मिलती है। अर्थात जो केंद्रीय प्रवृत्ति का जो मूल्य है अर्थात प्रतिनिधि मूल्य है उसके दोनों ओर के जो डेटा सीरीज के आइटम्स हैं उनका बिखराव या फैलाव की जानकारी देता है। जबकि विषमता है वो हमें बताती है कि समंग श्रेणी सिमेट्रिकल है अर्थात सममित है या एसिमेट्रिकल है, इसके हमें जानकारी मिलती है। अर्थात अपकिरण के अंदर हमें डायरेक्शन की जानकारी नहीं मिलती है, शेप की जानकारी नहीं मिलती है, वो जानकारी हमें विषमता में मिलती है। तो पहला प्रकृति के आधार पर डिफरेंस है। सेकेंड जो डिफरेंस है कि अपकिरण के माप है वो प्रथम श्रेणी के माध्यम पर आधारित है, अर्थात डिस्पर्जन के जो भी मेजर्स हैं वह सभी प्रथम श्रेणी के माध्यम का तात्पर्य है कि सेंट्रल टेंडेंसी की जो वैल्यू है, समांतर माध्य, मध्य का बहुलक है, उन पर आधारित है। विषमता के जो माप है वो प्रथम और द्वितीय श्रेणी के माध्यम पर आधारित है। प्रथम श्रेणी में सेंट्रल टेंडेंसी के वैल्यूज और द्वितीय श्रेणी में डिस्पर्जन के वैल्यूज है वो आते हैं, अर्थात केंद्रीय प्रवृत्ति के माप और अपकिरण के माप पर आधारित है विषमता, जबकि अपकिरण है वो केवल केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों पर आधारित है। निष्कर्ष के आधार पर कि अपकिरण के सभी माप है वो सामान्यतः क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, जबकि विषमता के जो माप है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। परिघातों से संबंध, अपकिरण के जो माप होते हैं वो प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों परिघातों पर आधारित होते हैं, अर्थात तीनों मोमेंट्स पर बेस्ड होते हैं, जबकि विषमता के माप है वो फर्स्ट और थर्ड मोमेंट्स पर आधारित होते हैं। परसामान्य बंटन, अपकिरण के अंतर्गत क्या होता है कि परसामान्य बंटन में कुछ भी मूल्य हो सकता है। अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो वहाँ पर कुछ भी मूल्य हो सकता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, जबकि अगर विषमता के अंतर्गत क्या होता है कि परसामान्य बंटन में विषमता का अभाव होता है, अर्थात विषमता वहाँ पर जीरो होती है, स्क्वेनेस जीरो होती है उसमें। प्रदर्शन, क्योंकि इसमें जो बेल शेप्ड कर्व होता है वहाँ पर स्क्वेनेस जीरो होती है, यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू अलग हो सकता है। प्रदर्शन के आधार पर अर्थात प्रेजेंटेशन के आधार पर तो अपकिरण को हम क्या है कि चित्रों के द्वारा प्रदर्शित नहीं कर सकते, अर्थात उसकी कोई शेप है वो हम नहीं बता सकते। लेकिन विषमता के अंतर्गत क्या है कि हम सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल में हम उसकी जो शेप है उसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं चित्रों के द्वारा। अपकिरण का जो उपयोग है वो आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र की समस्याओं में किया जाता है, जबकि विषमता का जो उपयोग करते हैं जीव विज्ञान और भौतिक अर्थात फिजिक्स में इसका प्रयोग अधिक किया जाता है। तो ये अपकिरण और विषमता में अंतर है। विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में अनेक बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है अपकिरण और विषमता में क्या अंतर है, तो आप इसको विस्तार से समझ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट क्लास कोरिलेशन पर आधारित होगी, अर्थात सहसंबंध पर आधारित होगी।